ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा रियल नंबर और चैप्टर का ये सेकंड पार्ट में का। ओके, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था वो ये पढ़ लिया था कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। भाई ये चीज हमने समझ ली थी कि √2, √3, √5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके बोर्ड एग्जाम के। ओके, नाउ अब उसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.3 उसी में जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपसे प्रूव करने को बोल देगा कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब कि आपको इस चीज को प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया है तो ये उससे बहुत ज्यादा इजी है। क्यों करेंगे क्या? सबसे पहले तो सेम चीज आप इसको क्या करोगे, लेट कर लोगे। लेट 5 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब क्या है कि जो ये चीज है वो कैसी है, इर्रेशनल नंबर हमें प्रूव करनी है, बट हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट मानेंगे। मतलब कि इसका जस्ट ऑपोजिट लेट कर लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक, अब रैशनल नंबर है तो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है, यानी कि ये अगर रैशनल नंबर होगा तो इसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, जहां पर की जो Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए एंड P एंड Q मस्ट बी एन इंटीजर, बट Q जो हमारा 0 नहीं होगा। क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है कि इस चीज को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। एक साइड में हमें रूट वाला पार्ट रखना होगा और अदर साइड में बाकी रिमेनिंग। ठीक, तो देखते हैं क्या है। अब वो क्या है, इस √2 ये जो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5P अपॉन Q। क्लियर? ओके, इसे अगर एक बार फिर से रीअरेंज कर ले, इसको इधर लिया है तो √2 5 माइनस P अपॉन Q। ओके, तो ये इस टाइप से हो गया। अब यहां पर देखिए क्या, 5 हमारा रैशनल नंबर होता है, P अपॉन Q भी क्या था, रैशनल, और रैशनल से अगर हम लोग रैशनल को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, रैशनल आएगा। ठीक है, तो ये रैशनल का मतलब क्या है, ये क्या हो गया हमारा, ये रैशनल पार्ट है। क्लियर हो गया? जबकि हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज को क्या प्रूव कर रखा था, इसको प्रूव कर दिया था हमने, ये एक तरह की कैसी वैल्यू है, ये रैशनल नंबर है। ठीक, अब यहां से एक देखो, यहां से एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इररेशनल है और राइट हैंड साइड कैसा है, रैशनल पार्ट है, और बीच में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो इररेशनल और रैशनल पार्ट जो है इक्वल है, तो जो कि इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल चीज क्यों बन रही है, क्योंकि हमने जो यहां पर प्रेडिक्ट करा था वो हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग था। ठीक है, तो आप यहां पर बस एक लाइन और लिखना पड़ेगा आपको कि यहां पर लिख दो कि अवर is wrong because of our wrong prediction। ठीक है, our result is wrong because of our wrong prediction, यानी कि जो हमने यहां पर प्रेडिक्ट कर रखा था ये क्या है, प्रेडिक्शन हमारी रॉन्ग है। सो 5 माइनस √2 इज एन इररेशनल नंबर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमें इररेशनल प्रूव करना था, बट हम लोग इसे लेट क्या कर देंगे, इसे हम लोग रैशनल लेट कर लेंगे, और रैशनल अगर होगी तो उसे P अपॉन Q की फॉर्म में रखेंगे और इसे रीअरेंज कर लोगे तो एक साइड में इररेशनल नंबर आ जाएगा और दूसरी साइड में रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रॉन्ग क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो रॉन्ग थी, और तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो रैशनल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा इररेशनल नंबर होगा। क्लियर होगी बात? तो इस हिसाब से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर होगी? नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर देख लो क्या है कि अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.2, क्योंकि 1.4
और 1.3 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा सा हम लोग 1.2 देखते हैं। ठीक, अब 1.2 में देखो क्या आता है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है कोई मान लेते हैं जैसे 140 मान लेते हैं, ठीक ये नंबर है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हम लोग अभी तक सीखते हैं, इसके फैक्टर करने तो लोग कोई भी जो मिनिमम प्राइम नंबर होता है उससे हम डिवाइड करने लगते हैं। ठीक, तो यहाँ 70 आ जाएगा, ऐसे करोगे तो 35 आता है, 5 से करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, और 7 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, यानी कि अगर 140 के फैक्टर्स बोले जाए, प्राइम फैक्टर्स बोले जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, ये चीज क्लियर होगी। तो ये क्या हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक, इसके 140 के। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, तो उसमें यही चीज हमें करना है कि हमारे कुछ नंबर्स दे रखे होंगे और आपको क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक, तो आपको जस्ट करना क्या है कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं, आपको इस फॉर्म में लिख देना है। आपको ऑड एंड सिंपलीफाइड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पावर 2 लग जाएगी, 5 टू द पावर 1 हो जाएगी और 7 टू द पावर 1 हो जाएगी। ठीक, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है कि भाई एलसीएम ये चीज क्या होती है और एचसीएफ ये चीज क्या होती है। ठीक, तो हम लोग कोई दो नंबर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक 26 है और एक 91 है, ये दो नंबर है हमारे पास। ठीक, और आपको क्या करना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दो चीजें निकालनी है। ठीक, तो देख लेते क्या, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर दो नंबर दे रखे हैं तो इनके बीच कितने कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक, ओके, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ ये 2 एंड 13, इसका अगर करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर दो नंबर्स हैं और पूछ रहा है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दो चीजें रखी हैं इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन रहेगी। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है कॉमन, भाई ये चीज कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो 2 अब देखो यहाँ पर है बट यहाँ पर 2 नहीं, तो ये कॉमन नहीं रहेगा। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो ये कॉमन नहीं रहेगा। बट 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो ये चीज कॉमन हो जाएगी। ठीक, तो इसका HCF जो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 26 एंड 91 विल बी 30। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, अगर इसी का LCM निकाल दे। ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एक्चुअली क्या होता है ये समझो हम लोग। ठीक, तो लीस्ट कॉमन मतलब का इसका मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 12 था और एक 15 था, दो नंबर्स हैं। ठीक, अब मतलब क्या है कि 12 था तो 12 बच्चा क्या हो जाता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से करा और 5 से करा। इसी तरह से आगे भी कर सकते हो। 15 का 1 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह से आगे भी कर सकते हो। ठीक, अब वो करना क्या है, वो कह रहा है लीस्ट मतलब छोटा से छोटा कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में जो चीज कॉमन होना चाहिए, और मल्टीपल यानी कि कोई ऐसा नंबर, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो भाई कौन सा दिख रहा है 60, तो 60 ऐसा नंबर होगा जो 12 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, और 15 का भी मल्टीपल होगा। और ये छोटा छोटा इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे हो सकता है 120 भी आ जाए, इसे भी आगे एक्सटेंड करोगे तो 120 भी आएगा, आगे 180 भी आएगा, दोनों में मतलब क्या ये चीज कॉमन है बट छोटा इसमें से कौन है, 60 छोटा है। ठीक, तो ये बेसिक चीज होती है किसका, एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम का। ओके, बट हमने करना क्या है कि इसे प्राइम फैक्टर से हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, जैसे कि यही क्वेश्चन था हमारे पास 26 और 91, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी फैक्टर्स करोगे। ठीक, ये कर दिया और ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि जो चीज कॉमन होती है उसे एक बार लिखते हैं। ठीक, तो ये 13 यहाँ तो 13 को कर दो एक बार। ठीक, और जो चीज कॉमन नहीं होती है उन सबको उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर नहीं तो 2 उतार लो। ठीक, 7 यहाँ पर नहीं तो 7 को उतार लो। ठीक,
मतलब क्या है कि जो एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसमें से जो कॉमन होगा उसे एक बार, ठीक, और जो एक बार आया उसको सबको नोट डाउन कर लोगे, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बार जो कॉमन मिलता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और 52, ठीक है, और 13, 5, 18, तो एलसीएम हमारा ये आएगा। क्लियर होगी बात? तो ये दोनों चीज हो गई। ओके, अब यहां से एक चीज और हम लोग को देखना है, ठीक। यहां पर एक चीज और देखना है। देखना क्या है, एक रिलेशन। रिलेशन क्या है, अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि HCF और LCM, इनका मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर HCF हो गया 13 मल्टीप्लाई पे LCM कितना आता है 1, ठीक, 13 26, ठीक है, 26 आ गया, और 13 104 5 6 10 13 10 23, ठीक। तो ये चीज आ गई, यानी कि भाई इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो हमारा कितना आया 2 3 6। अब हम लोग फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या होगा, तो नंबर कौन कौन से भाई 26 था मल्टीप्लाई बाई 91, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या, इनका अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 26 आ जाएगा, ठीक, ठीक भैया, तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में इनका जो प्रोडक्ट आया है वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट आया है। तो यहाँ से क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है, या कह सकते हो कि यहाँ पर एक रिलेशन हमें मिलता है जो कि हमें याद रखना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि जिन नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उनका आप क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दोगे, उनका प्रोडक्ट, और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट रहता है, ठीक, वो हमेशा सेम रहता है, और इस बेसिस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक, तो आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद इस रिलेशन को वेरीफाई करना भी आना चाहिए, ठीक। ओके, तो अब जैसे कि क्या है, एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर 3 नंबर से लेंगे, यहाँ पर 3 नंबर से लेंगे, ठीक। अब इधर क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 12, ये हो गया। अब 12 के फैक्टर्स करो, 12 के फैक्टर्स अगर करते हो तो यहाँ कितना आएगा 2 6 आएगा, 2 into 6, ठीक। 15 के करेंगे तो 15 का अगर करोगे तो 3 into 5 आ जाएगा, और 21 करोगे तो यहाँ पर 3 into 7 आ जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि HCF जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो कौन सा बड़ा नंबर है जो सब में कॉमन रहेगा, ठीक। तो भाई 3 यहाँ पर आ रहा, 3 यहाँ पर आ रहा, 3 यहाँ पर है, यानी कि यही क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब एलसीएम देख लेते हैं, तो एलसीएम भाई इसमें क्या होता है, एलसीएम मैंने बताया था कि जो सब में आता है उसे एक बार लिख लो, ठीक। तो भाई 3 को एक बार लिख दिया, साथ ही साथ यहाँ पर 2 और 2 आया, बाकी नहीं आया, तो यहाँ पर 2 into 2 कर दिया, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 5 यहाँ पर आया, बाकी सब जगह नहीं आया, तो 5 को लिख लो, 7 आया है तो 7 को लिख लो। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते, वही हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ 4 3 12 60, ठीक। तो 420 हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ समझ लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या करा है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो जो नंबर्स थे उनके प्राइम फैक्टर करके निकाला है, ठीक। तो इस मेथड को कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्लियर की बात, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
क्लियर होगी बात? यानी कि इस मेथड को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो। और अगर आपसे बोल दिया जाए फंडामेंटल, ठीक, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक, तो फंडामेंटल थ्योरम भी यही होती है, यानी कि अगर आपसे एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोला जाए, ठीक, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, तब भी आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड करोगे, जो मेथड मैंने बताया। क्लियर होगी बात? ठीक, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और इसी को फंडामेंटल थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि जो हमने रिलेशन देखा था वहां पर, ओके, जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि HCF ऑफ 6, यानी कि ये दो जो नंबर्स हैं इनका HCF क्या देता है भाई, 9 देता है, और आपको फाइंड क्या करना है, LCM, LCM आपको फाइंड करना है। ठीक, तो हमें पता है एक रिलेशन, जो रिलेशन क्या था, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM equals to the product of two numbers, product of numbers, ठीक। तो इसका HCF देखो क्या है, इसका HCF क्या है हमारा 9, इसका LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM हमने फाइंड कर दिया, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यानी कि ये दो नंबर्स थे, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, ठीक। तो LCM, अब ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, नहीं कैंसिल करते हैं, ठीक। तो ये आ जाता है, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 728 हो जाएगा, 20 तो 22 हो जाएगा, 24 से 25, 26, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 21 से 17, 19, ठीक है, 8, 3, ठीक, तो यहाँ पर आएगा 2, 2, 3, 3, 8, ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में होगा कि दो नंबर्स दे रखे होंगे और दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ यहाँ पर 9 दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना होगा, जिसका जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम फाइंड करना होगा। उसके बाद हमें जो है ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता होता है, ये रिलेशन क्या है, HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या जो भी नंबर्स है हमारे उनका प्रोडक्ट रहेगा, ठीक। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर, check whether 6 to the power n ends with 0, ठीक। हमने क्या करना है कि 6 की पावर जो n होती है, ठीक, वो क्या कभी 0 पर एंड होगी, 0 पर एंड होने का मतलब इनका क्या है, जहां पर n क्या बता रखा है इन्होंने, n बता रखा है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर एक्चुअली क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर होगी बात? तो हमने करना क्या, हमका कहने मतलब क्या है, हमका कहने मतलब है कि अगर हम लोग 6 की पावर 1 कर दें, 6 की पावर 2 करें, 6 की पावर 3 करें, या इसके आगे कंटिन्यू करते जाए, ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आएगा 36 और इसका आएगा 216, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यूज बढ़ जाएंगी, ठीक। अब वो कह रहा है कि जो इसकी यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर क्या कभी 0 आएगा क्या, ठीक। उसका क्वेश्चन ये है कि 6 टू पावर अगर n है यहाँ पर, ठीक, तो वो क्या कभी 0 पर एंड अप होगा क्या, उसका जो यूनिट प्लेस होगा उस पर कभी 0 आएगा क्या, ये हमने देखना है, ठीक। तो उससे पहले एक बात समझते हैं कि अगर मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 30, ठीक, 30 था, यानी कि इसकी जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 आ रहा था, तो हम लोग करेंगे क्या, 3 into 10 लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हमने क्या करा, ये 10 था, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 into 5 में, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये हमारा जो 10 था, ठीक,
तो या कह सकते हो यहाँ जो हमारा 0 था, ठीक, इस 0 को लाने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स चाहिए, 2 और 5, ठीक, यानी कि इस 0 को लाने के लिए हमें 2 और 5 जरूरी है कि आना ही चाहिए, यानी कि इसके नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 आना ही चाहिए, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास था 700, ठीक, तो 7 इंटू 10 कर सकते हो आप इसे, 7 इंटू 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, यानी फिर से यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 5, यानी कि अगर कोई भी जो नंबर है हमारा, ठीक, वो 0 पर तभी एंड अप होगा जब उसका जो यूनिट प्लेस होगा, या कह सकते हो कि उस नंबर में जो मल्टीपल पार्ट होगा वो 2 और 5 होगा। क्लियर होगी बात? आप देखते हैं भाई, अब अगर इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 6 के, तो 6 के अगर प्राइम फैक्टर्स करोगे तो यहाँ पर 2 और 3 आएगा, अब पावर तो n लगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब आपको बस क्या थ्योरेटिकल आंसर देना है कि जस्ट बिकॉज 6 to the power n does not contain 5 as a factor, so 6 to the power n will never end with 0, ठीक है। मतलब क्या है कि 6 की पावर जो n है इसमें क्या है, कौन सा फैक्टर नहीं, मतलब 5 नहीं, ठीक, जबकि हमें पता है कि अगर यूनिट प्लेस का 0 लाना है तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 तो मिल गया है बट हमारे पास 5 नहीं, और 5 नहीं है तो ये क्या करेगा, ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, यानी इसके यूनिट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर होगा? जो लास्ट है आज के लिए कुछ ऐसा रहेगा, अब एक नंबर दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है कि ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह से दे रखा होगा कि प्रूव दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक। अब हमने समझना क्या है कि कंपोजिट नंबर होते क्या है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वही क्या हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते थे, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक। इनकी डेफिनेशन अगर बोली जाए तो क्या होता है कि दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जैसे 2 है तो यहाँ पर क्या है 1 2 1 5 1 7, यही अगर 9 होता तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये 1 भी होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है, ठीक। तो होता क्या है कि इनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, इस वजह से क्या है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। इसके पास 3 फैक्टर है, ठीक, तो ये प्राइम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक। रही बात 1 की, ठीक, 1 में क्या, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, ठीक, तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं होता है, बट ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 जो है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर? ओके, हमने प्रूव करना है ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 13 है, 13 को आप कॉमन ले सकते हो, 13 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा, ठीक, ये 13 इधर चला गया, ये जैसे जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर 77 77 प्लस 1 78। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 13 भी आ जाएगा, ठीक, और 2 भी फैक्टर हो जाएगा, जब 2 से करोगे तो यहाँ पर 39 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे फैक्टर्स कर सकते हो, आपको फैक्टर करके नहीं दिखाने, आपको बस यहाँ पर लिख देना कि जस्ट बिकॉज this number has more than 2 factors, so it is a composite number। क्लियर होगी बात, ठीक। तो आपको इस टाइप से इस चीज को सॉल्व कर देना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश अप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपको करना क्या, आपका जो होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा एक्सरसाइज 1.2 आपको कंप्लीट करनी है, 1.3 और 1.4, और साथ ही साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स भी करने हैं,
ठीक है, आपको इनकी एग्जांपल्स भी करने हैं कि और मैथ्स में ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक अगर जिनके पास नहीं है वो या तो आप कहीं से अरेंज कर लीजिए, और अगर नहीं भी है तो आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, आप प्ले स्टोर से उस चीज को डाउनलोड कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक मिल जाएगी मैथ्स की। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ क्या है कि मैंने यहाँ पर लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिख दी है जस्ट आपको समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करा, बट आपको क्या करना है कि एक बार बुक की लैंग्वेज को भी रीड अप करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा उस चीज को एक्यूरेट कर लो, ठीक है, यानी कि मेरी लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज दोनों को मिक्सअप करके आप वहां पर आंसर दे पाओ। क्लियर होगी एंड थैंक यू।